हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और इससे आगे। देखिए, जो ये चैप्टर है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रवाद के इतिहास में अक्सर एक अकेले व्यक्ति को ही राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ के देखा जाता है और इटली के निर्माण के लिए गैरीबाल्ड का अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम और जॉर्ज वॉशिंगटन वियतनाम के हो ची मिन्ह का नाम दिया गया है। इसी प्रकार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र के संदर्भ में पिता की संज्ञा दी गई है। गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले तमाम अन्य नेताओं के मुकाबले जो है सर्वाधिक प्रभावशाली रहे हैं, क्योंकि जो गांधी जी है ना, उनका जो विश्लेषण है वो बहुत ज़्यादा अलग रहा है। ठीक है, गांधी जी का जो विश्लेषण है भारत के प्रति अलग रहा है। देखो, वो साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है, 1915 में भारत आए, तो उनके जो अनुभव थे, ठीक है, उनके जो अनुभव थे महात्मा गांधी के, वो यहाँ भारत में काम आ रहे थे। उन्होंने मजदूरों को, किसानों के बारे में सोचा, अस्पृश्य जातियों के बारे में सोचा, तो इसलिए वो एक महान व्यक्ति कहलाए। ठीक है, और इस अध्याय में 1915 से लेकर 1948 के महत्व के काल के दौरान गांधी जी की गतिविधियों के विश्लेषण हम करेंगे। ठीक है, उन्होंने सामाजिक आंदोलन किस प्रकार से किया, उनका जो नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा का कॉन्सेप्ट था, वो किस प्रकार बिल्ड हुआ भारत में। ठीक है, स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता, 2 दशक तक विदेश में रहने वाले जनवरी 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी अपनी गृह भूमि भारत में आए। इन वर्षों के ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे। बाद में वहाँ से रहने वाले भारतीय समुदाय में नेता बन गए। इतिहासकार चंद्रन देवसेन के अनुसार दक्षिण भारत ने ही गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी। बिल्कुल, जो ये इम्पोर्टेंट है कि किस इतिहासकार ने महात्मा गांधी को जो है आपका गांधी की उपाधि दी, या महात्मा की उपाधि दी हम कह सकते हैं, क्योंकि गांधी तो उनका सरनेम था। महात्मा की उपाधि हम कहेंगे, महात्मा की उपाधि दी थी भाई आपकी इतिहासकार चंद्रन देवनसन, ठीक है, देवनेसन ने इसको क्या किया था, उपाधि दी थी गांधी जी को। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में विख्यात अहिंसात्मक विरोध का अपना खास तरीके का इस्तेमाल किया। वहाँ उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया और उच्च जातियाँ भारतीयों को निम्न जातियों तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव व्यवहार का त्याग करने का अनुरोध किया। इस प्रकार भेदभाव रखने के लिए पीछे होने वाली हानियों के बारे में भी उन्हें समझाया। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड किया फॉर गर्ल्स, फॉर फीमेल्स, और जो आपका डिस्क्रिमिनेशन था उसे भी यहाँ पे हमको नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, उनकी जो अवधारणा थी वो किस प्रकार की थी, वो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए, तो उस समय का भारत 1993 के जब वे यहाँ से गए थे, उस समय बिल्कुल अपेक्षाकृत था। बिल्कुल, जहाँ पे आप 10-15 साल बाद जाओगे, वहाँ की जो वातावरण था, एनवायरनमेंट था, वहाँ का सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सब कुछ में भिन्नता तो आ ही जाती है। ठीक है, तो 1915 में जब महात्मा गांधी आए थे और 1893 में जब गए थे, उस समय का भारत और आज का भारत में बहुत भिन्नता थी। हालांकि भारत अब भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, परंतु अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं ज़्यादा सक्रिय हो गया था। अधिकतर प्रमुख शहरों में, कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं स्थापित कर दी गई थी। अब देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी जो शाखाएं हैं, रूट्स जिसे हम कह सकते हैं, रूट्स शाखाएं होती है, तो एक एक जो कांग्रेस जो था मेन था, उसकी जो शाखाएं निर्मित हो रही थी, उसका जो जैसे पौधा होता है ना, पौधे की शाखाएं होती हैं, उसी तरीके से जो है एक शाखा निर्मित हो रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन के जरिए इतने व्यापक रूप से मध्य वर्ग के बीच अपनी पैठ बनाई। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप कुछ प्रमुख नेता, जैसे महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, पंजाब के जो है लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है, इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की आपको सूचना देता है। यहाँ पे कहा जा रहा है जो लाल बाल पाल हैं, ये थोड़े गर्म दलीय नेता थे, क्योंकि जो कांग्रेस है ना, वो 2 धड़ों में विभाजित होगी, गर्म दल और नरम दल। तो जो गर्म दल वाले थे, लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, ये थोड़े इनका जो अलग सा एक हिस्सा बन चुका था। तो ये बात याद रखिए, लाल बाल पाल कौन है? लाल बाल पाल वह व्यक्ति हैं जो कि आपका जो है
अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता है, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। इन नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया। दूसरी ओर एक समूह ऐसा जो क्रमिक निरंतर प्रयास करता रहा था, विचार की हिमायती था। उदारवादियों में उदारवादियों में गांधी जी मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी के ही तथा गुजरात मूल के लंदन में प्रशिक्षित थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लाल बाल पाल थे, लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल, ये तीनों अलग ही मतलब स्टेट से थे। जैसे कि बाल गंगाधर जो तिलक थे वो महाराष्ट्र के थे, विपिन चंद्रपाल जो है बंगाल के थे, और लाला लाजपत राय जो थे आपके पंजाब के थे। ठीक है, ये इनका अलग खेमा बन चुका था। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, और ये तीनों मतलब एक ही लंदन में गुजरात से ही हैं और मूल रूप से लंदन में ही प्रशिक्षित हुए हैं। तो इतना याद करना है अभी के लिए, बस इतना ही। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में इसी चैप्टर के द्वारा।